अम, अगर हम एक बहुत ही बेसिक बायोलॉजिकल फैक्ट के बारे में सोचें ना, तो हमारी खोपड़ी के अंदर एकदम घुप अंधेरा है। बिल्कुल। मतलब ये एक ऐसा सच है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हमारे मस्तिष्क ने, हमारे ब्रेन ने आज तक कभी बाहरी दुनिया को सीधे तौर पे देखा ही नहीं है। हाँ, वो तो बस एक बंद डिब्बे में है। एग्जैक्टली। उसे सिर्फ हमारी आँखों, कानों और त्वचा से कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलते हैं और फिर वो उस अंधेरे कमरे में बैठकर एक पूरी दुनिया की तस्वीर बनाता है। एक कहानी गढ़ता है जिसे हम अपनी रियलिटी मान लेते हैं। बिल्कुल। और आधुनिक न्यूरोसाइंस भी अब यही कहता है कि हमारी वास्तविकता यानी हमारी रियलिटी दरअसल एक कंट्रोल्ड हैलुसिनेशन है। या कह सकते हैं कि एक नियंत्रित मतिभ्रम है जिसे हमारा दिमाग हर सेकंड रच रहा है। हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक सत्य है और मुझे लगता है कि इसी सत्य से मानव जीवन की सबसे बड़ी उलझनें जन्म लेती हैं। सही बात है। मतलब देखो, अगर हम एक ईंट की दीवार या किसी पुराने पेड़ को देखते हैं तो वहां तक तो ये दिमागी मतिभ्रम काफी सीधा और स्पष्ट लगता है। हाँ, दीवार ठोस है, हम सभी इस बात से सहमत हैं, इसमें कोई बहस नहीं है। एग्जैक्टली लेकिन जब बात हमारे जीवन के अनुभवों की आती है, हमारे रिश्तों, हमारी सफलताओं और हमारे संघर्षों की आती है। तो ये वास्तविकता अचानक से बहुत धुंधली हो जाती है ना? हाँ, बहुत व्यक्तिपरक या सब्जेक्टिव हो जाती है। जो चीज एक इंसान के लिए एक साधारण सी घटना है, वही दूसरे इंसान के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाती है। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। और आज के हमारे इस विश्लेषण का मुख्य मिशन यही समझना है कि कैसे हमारे विचार, हमारी पुरानी कंडीशनिंग और हमारे पूर्वाग्रह उस दुनिया को आकार देते हैं जिसमें हम हर दिन सांस लेते हैं। हम्म। आज हम किसी आधुनिक कॉग्निटिव साइंस के जर्नल पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सनातन रहस्य और हजारों साल पुराने ग्रंथ योग वशिष्ठ के दर्शन को डिकोड कर रहे हैं। जो कि बहुत ही प्रासंगिक है आज के समय में। बिल्कुल। मतलब क्या दुनिया सच में वैसी ही है जैसी वो दिखती है, या हमारा मन ही हमारी पूरी वास्तविकता का निर्माण कर रहा है? पता है, योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथों को अक्सर लोग विशुद्ध रूप से रहस्यमयी या केवल त्याग का मार्ग मान लेते हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि ये तो बस सन्यासियों के लिए है। बिल्कुल। लेकिन गहराई से देखने पर पता चलता है कि ये मानव मनोविज्ञान और चेतना का एक बेहद तार्किक और व्यावहारिक विज्ञान है। एक प्रैक्टिकल साइंस है। हाँ, यह केवल इस बात पर चर्चा नहीं करता कि जीवन क्या है, बल्कि ये इस बात का एक पूरा मैनुअल देता है कि हमारा मन काम कैसे करता है। और ये समझना आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में मानसिक शांति के लिए सबसे बड़ा टूल साबित हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। तो योग वशिष्ठ में एक बहुत ही स्पष्ट और चौंकाने वाला श्लोक आता है, चित्तमेव ही संसारः, हम्म। यानी संसार मन ही है। अब पहली बार में जब कोई इसे सुनता है तो ये एक बहुत बड़ा और शायद थोड़ा अजीब दावा लगता है। स्वाभाविक है। मतलब क्या ये दर्शन ये कह रहा है कि बाहर कुछ भी नहीं है? क्या सब कुछ सिर्फ एक सपना है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये है कि ये श्लोक भौतिक दुनिया के अस्तित्व को नकार नहीं रहा है। अच्छा, तो मतलब नदियां, पहाड़, समाज, दूसरे लोग, ये सब अपनी जगह पर मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद है। भौतिक रूप से वो वही है, हम्म। लेकिन हमारे लिए उनका अर्थ क्या है, ये पूरी तरह से हमारा मन तय करता है। ओके, समझ रहा हूँ। असल में हमारा मन एक अर्थ देने वाली मशीन है, जिसे हम मीनिंग मेकिंग मशीन कहते हैं। हम कभी भी किसी घटना को उसके शुद्ध रूप में नहीं देखते। मतलब हम हमेशा उसे एक फिल्टर से देखते हैं। एग्जैक्टली हमारा मस्तिष्क हर आने वाली जानकारी को हमारी पुरानी मान्यताओं, बचपन की कंडीशनिंग और पिछले अनुभवों के एक जटिल तंत्र से गुजारता है। अगर हम इसे आज के न्यूरोलॉजी के नज़रिए से देखें तो ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या आरएएस के काम करने के तरीके जैसा है ना? हाँ, बहुत अच्छी तुलना है ये। क्योंकि हमारे आसपास हर सेकंड लाखों सूचनाएं होती हैं, लेकिन हमारा दिमाग केवल उसी जानकारी को अंदर आने देता है जो हमारी मौजूदा मान्यताओं से मिल खाती है। बिल्कुल, वो बाकी सब कुछ ब्लॉक कर देता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के मन में ये गहरी मान्यता बैठ गई है कि दुनिया एक खतरनाक जगह है, तो उसका दिमाग हर इंसान की बातचीत में, हर छोटी घटना में सिर्फ खतरा ही ढूंढेगा। हाँ, और वो सुरक्षा और प्यार के संकेतों को पूरी तरह से फिल्टर कर देगा। उसे वो अच्छे संकेत दिखेंगे ही नहीं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्मार्टफोन में कोई कैमरा फिल्टर लगा हो, या मान लीजिए किसी ने नीले रंग का चश्मा पहना है तो उसे पूरी दुनिया नीली ही दिखेगी, भले ही बाहर सब कुछ हरा भरा हो। एकदम सटीक उदाहरण है। और यही वो बिंदु है जहां वास्तविकता का निर्माण होता है। चलिए एक उदाहरण पर विचार करते हैं। हाँ, बताइए।
मान लीजिए दो लोग एक पार्क में टहल रहे हैं और सामने से एक कुत्ता आ रहा है। ठीक है। पहला व्यक्ति, जिसे शायद बचपन में किसी कुत्ते ने काट लिया था, उसे देखते ही आतंक से भर जाता है। उसके तो पसीने छूट जाएंगे। बिल्कुल। उसके शरीर में कॉर्टिसोल बहने लगता है और उसकी धड़कन तेज हो जाती है। उसके लिए वो कुत्ता एक साक्षात खतरा है। एक चलता फिरता मॉन्स्टर है उसके लिए। हाँ, लेकिन वहीं दूसरा व्यक्ति, जो बचपन से कुत्तों के साथ खेला है, उसे देखते ही खुशी से भर जाता है। उसके भीतर तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता होगा। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि उस कुत्ते की सच्ची वास्तविकता क्या है? उन दोनों व्यक्तियों के लिए उनकी अपनी मनोवैज्ञानिक दुनिया में वो कुत्ता दो बिल्कुल अलग-अलग वास्तविकताएं हैं। ये बात सच में दिमाग खोलने वाली है। मतलब घटना हमेशा तटस्थ या न्यूट्रल होती है, एकदम न्यूट्रल। लेकिन हम अपनी चेतना में उस घटना का जो वर्जन या संस्करण बनाते हैं, वही हमारी दुनिया बन जाता है। और वही हमारे लिए सच होता है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर हर इंसान की एक अलग मनोवैज्ञानिक दुनिया है जो उसके अपने अनुभवों से रंगी हुई है, तो क्या कोई भी इंसान कभी भी वास्तविकता को बिना किसी फिल्टर के देख सकता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। देखो, जैविक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही स्तरों पर बिना किसी संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट के जानकारी को प्रोसेस करना लगभग असंभव है। मतलब बायोलॉजिकली हम ऐसा कर ही नहीं सकते। नहीं, क्योंकि हमारा विकास ही ऐसे हुआ है, हमारा इवोल्यूशन ही ऐसे हुआ है कि हम पैटर्न पहचाने और पिछले अनुभवों के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाएं। ताकि हम सरवाइव कर सकें। बिल्कुल। लेकिन योग वशिष्ठ का दर्शन ये नहीं कहता कि हमें अपने दिमाग की इस जैविक संरचना को मिटा देना है। तो फिर वो क्या कहता? वो कहता है कि हमें इस बात के प्रति जागरूक होना है कि हम एक मानसिक लेंस के माध्यम से देख रहे हैं। अच्छा, मतलब अवेयरनेस लानी है। हाँ, समस्या ये नहीं है कि हम दुनिया को अपने नजरिए से देखते हैं। समस्या तब पैदा होती है जब हम ये भूल जाते हैं कि ये केवल हमारा नजरिया है और हम उसी को यूनिवर्सल ट्रूथ या सार्वभौमिक सत्य मानकर दूसरों से टकराने लगते हैं। एग्जैक्टली। हम सोचते हैं कि जो मैं देख रहा हूँ वही परम सत्य है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब अगर सब कुछ मन की व्याख्या पर निर्भर है, तो ये विचार हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक ठोस भौतिक वास्तविकता का रूप कैसे ले लेता है? ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। क्योंकि एक विचार तो महज न्यूरॉन्स की एक क्षणिक चमक है ना, वो हमारे जीवन का इतना बड़ा और कभी-कभी इतना दर्दनाक अनुभव कैसे बन जाता है? इसे समझने के लिए हमें उस पूरी श्रृंखला प्रतिक्रिया या चेन रिएक्शन को देखना होगा। सब कुछ एक विचार से शुरू होता है। ओके। जब कोई विचार मन में उठता है और हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, तो वो विचार शरीर में एक रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा करता है, जिसे हम भावना या इमोशन कहते हैं। बिल्कुल सही। जैसे अगर मन में ये विचार आए कि मेरे ऑफिस का वो सहकर्मी मुझे नीचा दिखाना चाहता है। हाँ, वो सिर्फ एक थॉट है। लेकिन जैसे ही हम उस पर यकीन करते हैं, हमारे भीतर क्रोध या असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। एकदम से गुस्सा आने लगता है। और फिर वो भावना हमारे व्यवहार और हमारे अनुभव को आकार देती है। कैसे? जब हम उस सहकर्मी के पास जाते हैं तो हम पहले से ही डिफेंसिव या रक्षात्मक होते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज रूखी होती है, हम तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जवाब में स्वाभाविक है कि वो सहकर्मी भी रूखा व्यवहार करता है। अरे हाँ। और तब हमारा मन क्या कहता है? मन कहता है, देखो, मुझे तो पहले ही पता था कि वो मुझे पसंद नहीं करता। ये तो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो गई, एक आत्मसत्यापित चक्र। एग्जैक्टली। इस तरह एक निराधार विचार ने एक ठोस वास्तविकता का निर्माण कर दिया। विचार ने भावना को जन्म दिया, भावना ने व्यवहार को, और व्यवहार ने एक वास्तविक अनुभव को गढ़ दिया। हाँ, और हम सोचते हैं कि दुनिया हमारे साथ ऐसा कर रही है, जबकि शुरुआत हमारे ही विचार से हुई थी। रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी बात आती है। ये जो विचार ही वास्तविकता बनाते हैं वाली बात है ना, ये कई बार बहुत सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल लगती है। अच्छा, कैसे? मतलब जब जीवन में सामान्य चीजें चल रही हों, ऑफिस की पॉलिटिक्स हो या छोटी मोटी बहस हो, तब तो ये ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि किसी इंसान की अचानक नौकरी चली जाए, या कोई गंभीर बीमारी आ जाए, वो तो सिर्फ मन का कोई विचार नहीं है ना, वो तो एक बहुत ही ठोस दर्दनाक बाहरी घटना है। बिल्कुल। तब किसी से ये कहना कि अरे ये सिर्फ तुम्हारे मन का खेल है, क्या ये पूरी तरह से असंवेदनशील और वास्तविकता से भागने वाली बात नहीं लगती? ये एक बेहद महत्वपूर्ण चुनौती है, और इस अंतर को समझना दर्शन की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
क्योंकि हम फैक्ट्स को तो इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। जब सनातन रहस्य या ऐसे ग्रंथ ये कहते हैं कि मन ही संसार है, तो वे भौतिक दुनिया के तथ्यों को नहीं झुठला रहे हैं। ठीक है। नौकरी का जाना एक आर्थिक और सामाजिक तथ्य है। शरीर में बीमारी का आना एक बायोलॉजिकल तथ्य है। इन तथ्यों से इनकार करना मूर्खता होगी। तो मतलब दर्शन ये नहीं कहता कि दर्द या पेन वास्तविक नहीं है? नहीं, दर्द बिल्कुल वास्तविक है। दर्शन कभी दर्द को नकारता नहीं है। तो फिर उस स्थिति में मन की भूमिका कहाँ आती है? अगर तथ्य मौजूद हैं, दर्द मौजूद हैं, तो मन क्या कर रहा है वहाँ? मन उस दर्द को पीड़ा में बदलने का काम करता है, जिसे हम सफरिंग कहते हैं। पेन वर्सेस सफरिंग। एग्जैक्टली। दर्द एक शारीरिक या तात्कालिक स्थिति है, लेकिन पीड़ा एक मनोवैज्ञानिक विकल्प है, एक चॉइस है। हाँ, देखिए, नौकरी जाने का तथ्य एक बात है कि भाई उसके लिए नया काम खोजना होगा, खर्च कम करने होंगे, ये एक फैक्ट है और इसका प्रैक्टिकल समाधान है। सही बात है। लेकिन नौकरी जाने के बाद खुद को पूरी तरह से असफल मान लेना, ये सोचना कि अब मेरा जीवन खत्म हो गया और महीनों तक उसी डिप्रेशन में डूबे रहना, ये जो एक्स्ट्रा मेंटल बैगेज है। बिल्कुल, ये जो अतिरिक्त मानसिक बोझ है, ये मन का निर्माण है। बौद्ध और सनातन दर्शन में इसे दूसरा तीर या द सेकंड एरो कहा जाता है। अरे वाह! दूसरा तीर यानी पहला तीर वो बारी घटना है जो हमें लगती है, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, बीमारी या नौकरी जाना। हाँ, वो पहला तीर है, उससे दर्द होता है। और दूसरा तीर वो है जो हम अपने ही मन की कहानियों और नेगेटिव थॉट्स से खुद को मारते हैं। एकदम सही। और इंसान सबसे ज्यादा लहूलुहान इस दूसरे तीर से ही होता है। क्या बात है! ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। योग वशिष्ठ में एक और बहुत ही गहरा श्लोक है, हाँ। मनहेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ है कि मन ही इंसान के बंधन यानी उसके दुख का कारण है और मन ही उसकी मुक्ति का कारण है। मतलब चाबी हमारे ही पास है। बिल्कुल। एक अशांत मन एक छोटी सी चुनौती के इर्द गिर्द इतनी भयानक कहानियां बुन लेता है कि इंसान उसी में उलझकर रह जाता है। यही बंधन है। हाँ, हम राई का पहाड़ बना देते हैं। और इसके विपरीत एक शांत मन बड़ी से बड़ी भौतिक चुनौती को भी, जैसे बीमारी या आर्थिक संकट, एक तथ्य की तरह स्वीकार करता है, बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी मानसिक नाटक के। हाँ। वो बस उसका समाधान ढूंढता है और यही उसकी मुक्ति है। यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अगर हमारा मन ही हमारे बंधन और हमारी मुक्ति दोनों की चाबी है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मन के साथ किया जाए। बिल्कुल, हम इस मन को कैसे संभालें जो लगातार हमें अतीत के किसी पछतावे में या भविष्य के किसी अनदेखे डर में धकेल रहा है। हम इस चेन रिएक्शन को कैसे तोड़ें? देखो, इसका उत्तर मन से लड़ने या विचारों को जबरदस्ती दबाने में बिल्कुल नहीं है। हाँ, क्योंकि जितना दबाओगे विचार उतने ही जोर से वापस आते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि हम जिस चीज का विरोध करते हैं वो और ज्यादा मजबूत हो जाती है। इसका समाधान साक्षी भाव में छिपा है, जिसे हम द ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। साक्षी भाव, थोड़ा और समझाइए इसे। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों के साथ अपनी पहचान को जोड़ना बंद कर देता है और केवल उन्हें तटस्थ रूप से, एक न्यूट्रल तरीके से देखना शुरू करता है, तब एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बदलाव आता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम किसी सिनेमा हॉल में बैठे हो, है ना? हाँ, बहुत अच्छा मेटाफर है ये। जब हम फिल्म देख रहे होते हैं और कोई बहुत इमोशनल या डरावना सीन आता है, तो हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं, हम रोने लगते हैं, हम फिल्म में पूरी तरह खो जाते हैं। बिल्कुल। उस समय हम पूरी तरह से भूल जाते हैं कि हम केवल एक कुर्सी पर बैठे हैं और सामने पर्दे पर सिर्फ रोशनी पड़ रही है। हम उस रोशनी को रियलिटी मान लेते हैं। एकदम सच। लेकिन जैसे ही हम एक पल के लिए अपनी नजरें स्क्रीन से हटाकर पीछे उस प्रोजेक्टर की तरफ घुमाते हैं जहां से वो रोशनी आ रही है, तो सारा डर अचानक गायब हो जाता है। हाँ, हम फिल्म देखना बंद नहीं करते, लेकिन हम जान जाते हैं कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन है। यह इस प्रक्रिया को समझने का एक बहुत ही सटीक तरीका है। जब हम अपने विचारों में पूरी तरह खोए होते हैं, तो हम उस फिल्म का हिस्सा बन जाते हैं। हम खुद ही ड्रामा बन जाते हैं। हाँ, मुझे डर लग रहा है, ये सोचने की बजाय हम खुद डर बन जाते हैं। लेकिन जब हम साक्षी बनते हैं, ऑब्जर्वर बनते हैं, तो हम ये देखने लगते हैं कि ओ, मेरे मन में डर का एक विचार आ रहा है। अच्छा, मतलब हम विचार और अपने बीच में एक दूरी बना लेते हैं। बिल्कुल। ये जो छोटी सी दूरी है, ये जो गैप है, यही वो जगह है जहां से सारा नियंत्रण वापस मिलता है। वाह! अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें, तो आधुनिक मनोविज्ञान की सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी भी
ठीक इसी सिद्धांत पर काम करती है। अरे हाँ, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी तो यही सिखाती है कि हम अपने ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को पहचानें। हाँ, उन्हें चुनौती दें और उनसे खुद को अलग करें। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि जो बात आज के न्यूरोसाइंटिस्ट्स और साइकोलॉजिस्ट क्लिनिक में सिखा रहे हैं, वही बात योग वशिष्ठ में हजारों साल पहले इतनी गहराई से समझाई गई थी। और इसके पीछे एक गहरी न्यूरोलॉजिकल सच्चाई भी है, पता है? अच्छा, क्या है वो? जब हम अपने विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के ऑब्जर्व करते हैं, तो हम असल में अपने मस्तिष्क के एमिग्डाला को शांत कर रहे होते हैं। अमिग्डाला मतलब वो हिस्सा जो खतरे को भांपता है? बिल्कुल, जो फियर सेंटर है। और ऐसा करके हम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय कर रहे होते हैं, जो तर्क और निर्णय लेने का केंद्र है। लॉजिकल ब्रेन को ऑन कर रहे होते हैं। हाँ, और बार बार ऐसा करने से मस्तिष्क की वायरिंग बदलने लगती है, जिसे न्यूरोसाइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी हम अपने दिमाग को सच में रिवायर कर सकते हैं? एग्जैक्टली। पुरानी डराने वाली कंडीशनिंग कमजोर पड़ने लगती है और एक शांत वास्तविकता जन्म लेती है। यार, ये तो पूरे जीवन को देखने के नजरिए को ही पलट देता है। बिल्कुल बदल देता है। मतलब हम सब अपनी पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया को ठीक करने में लगा देते हैं। हमें लगता है कि अगर नौकरी थोड़ी बेहतर हो जाए, बैंक बैलेंस बढ़ जाए, रिश्ते ठीक हो जाएं, या लोग हमारी बात मानने लगे, हाँ, तो हमारा मन शांत हो जाएगा। हम दुनिया के ट्रैफिक को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते रहते हैं, जो कि असंभव है। बिल्कुल। लेकिन ये दर्शन कहता है कि सच्चा परिवर्तन तब नहीं होता जब बाहरी दुनिया बदलती है। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब हमारा मन बदलता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि मन के बदलते ही जिस दुनिया का हम अनुभव कर रहे हैं, वो खुद ब खुद बदल जाती है। सटीक रूप से। आप बाहरी परिस्थितियों को पूरी तरह से कभी नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उन परिस्थितियों के प्रति आपके मन की जो प्रतिक्रिया है, उस पर आपका पूरा अधिकार है। 100% अधिकार है। और जब आप अपने मन को समझते हैं, तो आप ये महसूस करते हैं कि आप किसी बाहरी दुनिया के विक्टिम या पीड़ित नहीं हैं, बल्कि आप अपनी वास्तविकता के वास्तुकार हैं, आर्किटेक्ट हैं। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा को आज के समय में लाकर देखें ना, तो मुझे लगता है इसकी प्रासंगिकता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आज के समय में तो ये और भी जरूरी है। हाँ, क्योंकि आज हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में जी रहे हैं। सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है। बिल्कुल। हर तरफ से बस जानकारी आ रही है। हर दिन सोशल मीडिया के एल्गोरिदम, न्यूज चैनल और ढेरों नोटिफिकेशंस हमारे मन के इस फिल्टर को लगातार आकार दे रहे हैं। और वे जानबूझकर ऐसा करते हैं। एग्जैक्टली। वो जानबूझकर हमारे भीतर डर, क्रोध या तुलना की भावना पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उसी से उनका बिजनेस चलता है। सही कहा। इसलिए आज के समय में अपने मन का साक्षी होना कोई विलासिता या लग्जरी नहीं है, बल्कि ये मानसिक अस्तित्व के लिए, मेंटल सर्वाइवल के लिए एक बुनियादी जरूरत है। वरना हम पागल हो जाएंगे इस शोर में। बिल्कुल। जो जानकारी हम हर दिन अपने दिमाग में डाल रहे हैं, वो हमारे अवचेतन मन की, हमारे सबकॉन्शियस की कंडीशनिंग कर रही है। अगर हम लगातार नकारात्मकता या दूसरों की परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी को सोशल मीडिया पर देखते रहेंगे, तो हमारा मन एक ऐसा फिल्टर तैयार कर लेगा जो हमें हमेशा अपनी ही जिंदगी में कमियां दिखाएगा। और हमें हमेशा दुखी रहेंगे। हाँ, इसलिए ये दर्शन एक चेतावनी भी है और एक समाधान भी। हमें बहुत सचेत रूप से ये तय करना होगा कि हम अपने मन को कौन सी कहानी बुनने का कच्चा माल दे रहे हैं। ये हम सभी के लिए एक बहुत ही गहरी जिम्मेदारी का एहसास है। हम इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते कि हर पल अपने हर विचार के साथ हम अपनी ही दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। बिल्कुल, हम ही क्रिएटर हैं। तो अब इस लंबी और विचारोत्तेजक चर्चा को यहीं विराम देते हुए एक ऐसा विचार है जो आगे के चिंतन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। हमने गहराई से समझा कि कैसे हमारी पुरानी कंडीशनिंग, हमारे डर और हमारी धारणाएं आज की हमारी इस ठोस वास्तविकता का निर्माण कर रही हैं। सही बात है। तो जरा एक पल के लिए इस संभावना पर विचार करें। यदि आज ठीक इसी क्षण हम अपनी किसी एक सबसे पुरानी, सबसे गहरी और सबसे नकारात्मक धारणा को, जो हमें पीछे खींच रही है, हाँ, शायद वो धारणा जो हमें बताती है कि हम किसी काम के लायक नहीं हैं या दुनिया केवल एक संघर्ष है, उस धारणा को हमेशा के लिए छोड़ने का सचेत निर्णय लें, तो कल सुबह जब हम उठेंगे तो हम किस नई वास्तविकता में आंखें खोलेंगे? ये सच में बहुत गहरा सवाल है। क्या इंसान सच में इस पल में, वर्तमान में जी रहा है, या हम सभी केवल अपने ही अतीत द्वारा बुनी गई एक पुरानी मनोवैज्ञानिक दुनिया के कैदखाने में बंद हैं? बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी पुरानी दुनिया की नींव को हिला सकता है।